जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप लोगों ने भी, आपको पता होगा, जब आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहां पे बहुत सारे साइंस या ओटीपी देने पड़ते हैं। उसमें लिखा जाता है कि हम यहाँ पे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, हम ज्यादा लेन देन नहीं करेंगे। तो हम आपको ये रेकमेंड भी करते हैं कि अगर आपने भी अपना अभी तक करंट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो करंट अकाउंट ओपन करवा करके बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स, लेन देन, कैश डिपॉजिट, ऑनलाइन सब आपको करंट अकाउंट से करने हैं। ताकि इसमें क्या होगा कि ना तो आपके बैंक वाले आपका अकाउंट फ्रीज करेंगे, ना ही इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप लोगों को जीएसटी अगर आपने दोस्तों ले रखा है या एप्लीकेबल हो चुका है तो आपको जीएसटी भी भरना पड़ेगा। अगर आपने इनकम कमाई है तो इनकम भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कहां से आए थे, पैसा कहां से आया था और आपने इस पे टैक्स क्यों नहीं दिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों 2026 के अंदर अगर आप भी अपना करंट अकाउंट यूज करते हैं तो कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, कितनी ट्रांजैक्शंस को क्रॉस करने के बाद कब तक आपको ये नोटिस आ सकता है। दोस्तों जीएसटी अकाउंट ओपन, अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करवाना है तो जीएसटी नंबर की जरूरत आपको नहीं होती है। आप एमएसएमई, उद्यम रजिस्ट्रेशन, संस्था आधार नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फूड लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस सर्टिफिकेट के माध्यम से करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए 2026 के अंदर करंट अकाउंट के अंदर कब और कितनी ट्रांजैक्शंस करें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस ना आए, जान लेते हैं। तो दोस्तों 2026 के अंदर आपको अपने करंट अकाउंट को कैसे यूज करना है ताकि इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले या किसी और भी डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस ना भेजें। तो क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, कितने करंट अकाउंट एक व्यक्ति अपने रख सकता है, कितना कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकता है, ऑनलाइन यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह की इन लिमिट अलग से दी जाती है, कितना मैक्सिमम बैलेंस आप रख सकते हैं, नोटिस कब तक आ सकता है और कैसे आप इस नोटिस आने से बच सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या रेमेडी है। दोस्तों आजकल हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी का पैसा इधर उधर करने के लिए, P2P के लिए या क्रिप्टो करेंसी के लिए, इस तरह के अगर आप लेन देन करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हम आपको इस वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं। इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, किसी भी तरह का कोई डिपार्टमेंट हो, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं। ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 वाला, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर तो 25-26 कहलाएगा, जब आप इसकी आईटीआर भरेंगे तो असेसमेंट ईयर 26-27 कहलाने वाला है। अभी 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जितनी भी लिमिट्स हम देखेंगे ये फाइनेंशियल ईयर वाइज देखनी है, हमें वित्तीय वर्ष के हिसाब से देखनी है। सबसे पहला सवाल हमारा आता है कि कितने बैंक अकाउंट एक व्यक्ति करंट अकाउंट रख सकता है। तो दोस्तों नो लिमिट डिफाइंड, इनकम टैक्स वाले आपको नहीं बोलते हैं, आरबीआई वाले, जीएसटी वाले, ईडी वाले, फेमा वाले, रेरा वाले, कोई आपको नहीं बोलते हैं कि आप इतने ही एनी नंबर ऑफ बैंक अकाउंट, कितने मर्जी बैंक अकाउंट रखें। दोस्तों मान लीजिए अलग अलग बैंक की पॉलिसी है, एक एसबीआई में, एक पीएनबी में, एक ओबीसी में, अलग अलग बैंकों में आपने खाता रख लिया और हर बैंक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। आजकल तो बहुत सारे बैंक बोलते हैं 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 5,000 रुपये, इस तरह से आप बैलेंस रखेंगे तभी आपका अकाउंट हम ऑपरेट करने देंगे। इसके अलावा हर बैंक के अंदर आपको एसएमएस चार्जेस का, एटीएम चार्जेस का, कैश हैंडलिंग, कैश विड्रॉल, लेजर फोलियो, बहुत तरह के चार्जेस होते हैं दोस्तों। और आप लिमिटेड बैंक अकाउंट रखेंगे तो आपके लिए भी सुविधा रहेगी। जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे तो एक तो आपके पास एक अकाउंट है, आपके पास 4 अकाउंट है, इन चारों को मेंटेन करना, तो काफ़ी तरह की दिक्कतें, खर्चे आपके पास आ सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कैश का, क्योंकि एक सिंगल ट्रांजैक्शंस को भी इनकम टैक्स वाले ट्रैक कर सकते हैं। जब आप अपना पैन कार्ड दोस्तों वहां पे देते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए, पैन नहीं भी देते तो आधार कार्ड तो कम से कम आप अपना देते ही देते हैं। तो इस तरह से आपकी केवाईसी हो जाती है। इंडिया के अंदर दोस्तों कितने करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ के लोग लगभग लोग आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट हर बिजनेस के लिए एक करंट अकाउंट तो रखते ही रखते हैं, कुछ लोग तो एक से ज्यादा भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सके। मान लीजिए दोस्तों कि आप अपने करंट अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का लेन देन करते हो, तो पूरी दुनिया करती है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको यहां पर ट्रैक कर लिया जाएगा। दोस्तों एक व्यक्ति के एक पैन कार्ड में, एक बैंक में और एक फाइनेंशियल ईयर में
कैलेंडर ईयर में नहीं बोला मैंने, फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अगर हम 25-26 की बात कर लेते हैं या 26-27 की बात करते हैं, अगर आपने क्रॉस कर दी लिमिट, तब दोस्तों वो बैंक वाले इनकम टैक्स को सूचना देंगे SFT के माध्यम से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया दोस्तों एक लिमिट को, ताकि करंट अकाउंट के अंदर एक व्यक्ति पूरे साल के अंदर 50 लाख रुपए जमा कराता है, चाहे एक बार में करवा दे, चाहे अलग अलग टुकड़ों में करवा दे। तो दोस्तों ये जो 50 लाख वाली लिमिट है, सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पर 50 लाख रुपए अगर आप नगद जमा कराते हो तो ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे इन ए फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 का एग्जाम्पल लेंगे। कैश डिपॉजिट 50 लाख से ज़्यादा आया, करंट अकाउंट में लिमिट क्रॉस हो गई, तो उस बैंक वाले को ये सूचना इनकम टैक्स वाले को देनी पड़ेगी। कैश निकालना, बहुत बार क्या होता है लोगों को कैश के अंदर पेमेंट वगैरह खर्चे वगैरह करने पड़ते हैं, तो बैंक से उनको नगद पैसा निकालना पड़ता है, तो वो भी लिमिट 50 लाख रुपए है। दोस्तों एक करंट अकाउंट में 49 लाख रुपीज़ आपने कैश जमा कराया और 49 लाख रुपए नगद निकाला। हालांकि कुछ और अलग अलग रूल है, वो अगर ट्रिगर नहीं होते हैं तो आपकी ये सूचना इनकम टैक्स को नहीं जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 194N अब यहां पे आ जाता है। पिछले 3 साल की ITR आपने नहीं भरी है और 20 लाख से ज़्यादा का नगद निकालते हैं तो 2% का TDS आपका काट लिया जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर तो दोस्तों आपका काट लिया जाएगा 5% का TDS। और वहीं पर पिछले 3 साल की ITR अगर आपने भरी है तो आपका 1 करोड़ रुपए तक कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। तो ये अलग अलग लिमिट्स को आपको ध्यान रखना बहुत ही मैंडेटरी है। अब दोस्तों सवाल आता है कि आपने अपने करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा या तो नगद जमा करा दिया या निकाल दिया और आपने ये लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नोटिस आएगा। इनकम टैक्स वाले हर एक व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं, ये लिमिट रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है। क्योंकि क्या होता है, बैंक अलग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है और आप अलग हैं। तो अगर आपने बैंक में कोई लेन देन किया तो बैंक वाले इनकम टैक्स को बता देंगे, बाद में बैंक का काम, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अब रोल आ जाएगा दोस्तों आपकी ITR का। ITR क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न होती है। अगर आप सरकार को चल करके बता देते हैं कि मेरा तो इतनी सेल थी, इतनी सर्विस थी, इतना लोन था, तो दोस्तों आपकी ट्रांजेक्शन्स भी जस्टिफाई हो रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने प्रॉपर ITR भर दी है, ट्रांजेक्शन्स आपके जस्टिफाई हो रहे हैं, आपके पास सोर्स है कि पैसा कहां से आया था और कहां आपका पैसा गया है, आपको ट्रांजैक्शंस करने के लिए लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है। मान लीजिए दोस्तों हमने बताया था अगर आप बैंक BC का यूज़ करते हैं किसी बैंक की, अगर आपके पास CSC सेंटर है, अगर आपके पास राजस्थान में ई-मित्रा होता है, तो इन सभी का लाइसेंस, सर्टिफिकेट, अथॉरिटी अगर आपके पास है, किसका पैसा आया किसका गया। मान लीजिए 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति आपको कैश दे करके गया और आपने उसको 99,000 रुपये मान लीजिए ऑनलाइन डाल दिया, तो आपको तो 1,000 रुपये इनकम बनी या 100 रुपये बनी, जो भी आपका केस था, तो आपको ये ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सरकार कहती है जितना मर्जी लेन देन करो, उसको जस्टिफाई कर दो, उसको ITR में दिखा दो, उससे कोई इनकम हुई है तो उसको आप उस पर टैक्स दे दो। और दोस्तों अगर आपने ITR तो भर दी लेकिन प्रॉपर नहीं भरी, हमारा एक केस एक व्यक्ति का आया था, उसने ITR 1 भर दी और 50 लाख से ज़्यादा का करंट अकाउंट के अंदर जमा करा रखा था, कोई बिजनेस इनकम नहीं थी, तब भी दोस्तों डिपार्टमेंट उसका केस खोल लेता है। दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन 143(2) ITR भरने के अगले साल के 30 जून तक सेक्शन 133(6) आपको कभी भी भेजा जा सकता है। सेक्शन 148 के अंदर आपको 4 साल या 50 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन है तो 6 साल तक नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है, सबसे पहले पूछेगा अगर आपने ITR नहीं भरी थी तो ITR क्यों नहीं भरी। उसके बाद में दोस्तों आपसे ट्रांजैक्शंस को फेल्ड हो जाते हो बताने के लिए तो हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लग करके 83-84% तक का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो करेक्ट ITR का फॉर्म भरना है, प्रॉपर ITR दिखानी है। दोस्तों आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल की भी हेल्प लेनी नहीं, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। कई बार क्या होता है बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस आप लोग कर लेते हैं और बाद में आपको पता ही नहीं होता है अब करना क्या है। तो ऐसा कोई केस नहीं है, तो आप हमारे द्वारा भी आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। ITR ही नहीं भरी आपने, 50 लाख से ज़्यादा का नगद जमा या निकाल दिया, दोस्तों 101% आपको नोटिस आने वाला है कि आपने ITR क्यों नहीं भरी। फिर आपसे पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया था, इसका सोर्स दो। नहीं दे पाते हो तो फिर सेम कहानी दोस्तों, हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा दोस्तों कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है। ये बैंक का नाम है SFT 3 के अंदर कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट। इस व्यक्ति ने 52 लाख रुपए का नगद जमा कराया था दोस्तों। तो इस
जो अकाउंट नंबर था उसके अंदर जमा करा दिया था। तो अब इस व्यक्ति ने क्या किया था, आईटीआर भी भर दी थी, फिर भी ये नोटिस आ गया था क्योंकि इस व्यक्ति ने प्रॉपर आईटीआर नहीं भरी थी। प्रॉपर आईटीआर नहीं भरी थी तो इनकम टैक्स वाले आपको कभी भी पूछ सकते हैं, ई वेरिफिकेशन के अंदर आपका केस खोला जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा काफी सारे लोगों का आया था कि सर हम कैश में तो लेन देन करते ही नहीं है, हमारा तो सारा ऑनलाइन आता है, यूपीआई से आता है, नेफ्ट से आता है, आरटीजीएस से आता है, तो इसकी क्या लिमिट होगी। तो मैंने आपको बताया 50 लाख रुपए की लिमिट है, ये आपकी कैश की है, सिर्फ कैश की है। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन नेफ्ट, यूपीआई, आरटीजीएस, भीम, नेट बैंकिंग से कोई भी पैसा लेते हो तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आज की तारीख में तो नहीं जाती है। दोस्तों इनकम टैक्स को नहीं पता है कि आप कितना यूपीआई कर रहे हो, लेकिन एक बार आपका केस सेलेक्ट हो गया, मान लीजिए आपने 50 लाख कैश और 50 लाख यूपीआई से लिया, तो आपसे कैश का नहीं, दोनों ही ट्रांजेक्शन्स का पूछा जाएगा और आप सोर्स को प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो सारी की सारी अमाउंट को आपकी इनकम मान लिया जाएगा। अब दोस्तों ऑनलाइन यूपीआई, नेफ्ट मैंने आपको बताया रिपोर्टेबल नहीं है, ना तो फोन पे वाले ना गूगल पे वाले इनकम टैक्स को कोई भी सूचना देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कितना भी अननेसेसरी लेन देन आप करते रहेंगे। पैन 2.0 आ रहा है दोस्तों, हर एक चीज को आपस में लिंक किया जा रहा है, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, AIS, TIS, फॉर्म 26S वगैरह में भी इतने सारे ट्रांजेक्शन्स आपके शो कर जाते हैं। एक सिंगल क्लिक के अंदर इनकम टैक्स वालों ने सिर्फ एक मेल, एक नोटिस भेजना है फोन पे, गूगल पे, ATM, पेटीएम, भीम पे, इन सभी को कि हमें आपके पास हो रहे ट्रांजेक्शन्स की लिमिट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों आप कहां पे जाएंगे। तो इस तरह से आज की तारीख में यूपीआई वगैरह रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन रिपोर्टेबल नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट ने दोस्तों अभी रिसेंट के अंदर जीएसटी नोटिस भेजे थे 13,000 दुकानदारों को। उनको यह पूछा था कि आपके फोन के अंदर, आपके खाते के अंदर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट आ रही है और आपने 40 लाख से ज्यादा, हालांकि मैंने आपको बताया था 50 लाख से ज्यादा और वो भी कैश होगा तब इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, लेकिन इन्होंने तो ऑनलाइन लिए थे यूपीआई से और लिए भी 50 लाख से कम, 40 लाख से ज़्यादा थे, तो इस तरह का नोटिस दोस्तों उन्हें सर्व कर दिया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको समन होता है, वहाँ पे उनको बुलाया गया था उस व्यक्ति को, तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिख करके वेयर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम रोजर पे और फोन पे। ये दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट का जरिया होता है, जब भी आप इनके अंदर अपनी आईडी अकाउंट बनाते हैं आपका पैन नंबर ले लिया जाता है। जहां पे आपका पैन नंबर चला गया तो आप ये मान के चलें कि दोस्तों कुछ भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच सकती है। इसके बाद में सिर्फ एक साल का ही नहीं, इन्होंने 21-22, 22-23, 23-24 इन तीनों साल का, आप सोच रहे हैं कि ये साल तो हमारा निकल गया, हमें तो कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 23-24 के अंदर 40 लाख से ज़्यादा आपने पेमेंट ले ली, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है और इन्होंने बोला कि आपने जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं कर रखा है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, पूरे साल के अंदर दोस्तों, साल क्या होता है, 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर में अगर आप सेल करते हो 40 लाख से ज़्यादा की, सर्विस करते हो 20 लाख से ज़्यादा की, सेल सर्विस दोनों मिलाते हो तो भी 20 लाख से ज़्यादा है, तो जीएसटी नंबर लेना आप लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है। जीएसटी के साथ साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले दोनों की नज़र आपके ऊपर रहती है। जीएसटी के अंदर कितना कैश ले सकते हैं दोस्तों, कैश आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा पर पर्सन, पर बिलिंग का, पर डे का नहीं ले सकते हैं, लेकिन जितना भी कैश लें उसको आप अपनी जीएसटी की रिटर्न में दिखाएं, उसके ऊपर आप अपना जीएसटी भरें और प्रॉपर आईटीआर में दिखा देते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब एक सवाल काफी सारे लोगों ने पूछा था कि सर हम कितना बैलेंस मैक्सिमम अपने करंट अकाउंट में रख सकते हैं। तो फिर से मैं बता दूं, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, आरबीआई में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपका बैलेंस आपकी इनकम को जस्टिफाई करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास दोस्तों 1 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़ा है और अभी आपने 1 करोड़ रुपए का माल बेचा है, सेल्स की है और मान लीजिए सेविंग्स आप इकट्ठी कर रहे हैं, तो आपका जितना भी पैसा पड़ा है, मान लीजिए पिछले साल 7 लाख रुपए टैक्स फ्री था और इस साल 12 लाख रुपए, तो 12 और 7 19 लाख रुपए अगर आपका पड़ा है और आपने प्रॉपर आईटीआर भर रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में दोस्तों आईटीआर 3 भरते हैं या 4 के अंदर भी आपका बैंक का बैलेंस वहां पे जाता है, तो इसमें भी प्रॉपर रिपोर्ट देनी होती है। अगर आप प्रॉपर आईटीआर नहीं भरते हैं और बड़ा लेन देन आप कर लेते हैं दोस्तों, आजकल तो AIS TAS के अंदर भी ये बैंक का बैलेंस रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस है। हालांकि ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस तो हमने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजेक्शंस को कभी भी इनकम टैक्स की तरफ सूचना जा सकती है। सो दोस्तों मैक्सिमम बैलेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, आज की तारीख में ऐसी कोई लिमिट इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है। जो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है वो सिर्फ कैश की है, वो भी 50 लाख से ज्यादा या तो जमा करा देते हैं या निकाल लेते हैं, लेकिन बैलेंस आपका जितना भी है वो जेन्युइन होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपने माल बेचा, सर्विस दी, गिफ्ट दिया, लोन लिया, ताकि हर साल की टैक्स फ्री अमाउंट को भी आप जोड़ें तो आप उसको जस्टिफाई कर सकें
सके। इसके अलावा दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट अगर आप यूज करते हैं तो उसकी लिमिट अलग है, वहां पर 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करेंगे, ये सूचना भी इनकम टैक्स में चली जाएगी। 2026 में सेविंग बैंक अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, उसको भी चेक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड दोस्तों 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन, 1 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश में भरते हैं। प्रॉपर्टी 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप कोई रजिस्ट्री परचेज या सेल करते हैं या 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 1% का टीडीएस आपको काटना पड़ता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो में कोई भी लेन देन करेंगे ये दोस्तों आपके AIS TIS 26 में शो कर जाएगा। तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स को आपको अपने हिसाब से जस्टिफाई करना होता है। तो दोस्तों आजकल तो इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन्स, इतने ज्यादा फ्रॉड होने लग गए हैं, बैंक वाले ही सबसे पहले आपकी स्क्रूटनी खोल लेते हैं। इनकम टैक्स GST डिपार्टमेंट तो बाद में आते हैं, आजकल तो दोस्तों आपके बैंक वाले आपको स्क्रूटनाइज करते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को आपका डेबिट होल्ड कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि आप अननेसेसरी आंख बंद करके बिना किसी सोचे समझे इतना लेन देन करते हैं और बाद में आपसे पूछा जाता है। तो हमेशा हम आपको ये एडवाइस देते हैं, बस इतना सा आप रिकॉर्ड रख लें कि कहां से पैसा आया और कहां आपका पैसा गया, ताकि आप उनको बता पाएं मैं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा हूं, मेरी प्रॉपर इनकम है, मेरी प्रॉपर बिजनेस है, सेल्स है, सर्विस है, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। तो ये नोटिस आपको कब तक आ सकता है इस चीज का भी ध्यान देना है दोस्तों। एक तो लिमिट होती है जब आपने ITR भर दी और आपने प्रॉपर ITR नहीं भरी। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर आपने 24-25 की ITR भरी थी और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 25-26 हो जाएगा, तो इसकी ITR का जो नोटिस है आपको 30 जून 2026 तक, मतलब जिस साल आपने ITR भरी उसके अगले साल के 30 जून तक आपको आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है सेक्शन 143(2) के अंदर आपने प्रॉपर ITR क्यों नहीं भरी। ये होता है दोस्तों स्क्रूटनी असेसमेंट। इसके अलावा SFT की सूचना तो इनकम टैक्स के पास चली जाती है यूजुअली तो 3 साल असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक। अगर आपका ट्रांजेक्शन 50 लाख या उससे कम है, लेकिन आपका तो ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा है, अगर 50 लाख से कम भी है दोस्तों ट्रांजेक्शन, अगर आपका सेक्शन 148 के अंदर खुल जाता है तो आपका जो अभी 25-26 वाला साल है इसका नोटिस 31 मार्च 2030 या 30/6/2030 तक आ सकता है। लेकिन आजकल तो AIS TIS के अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस उसी साल में ही बोल जाते हैं और इनकम टैक्स वाले जब ITR की ड्यू डेट होती है या बिलेटेड ITR की होती है तब आपको कैंपेन के माध्यम से बताते भी हैं कि इतनी आपके ऑनलाइन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस बोल रही है, आप अपनी प्रॉपर ITR भर दो। और दोस्तों ट्रांजैक्शंस 50 लाख से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक, मतलब 25-26 वाला नोटिस 31 मार्च 2032 तक और उसके भी 3 महीने बाद तक आपको आ सकता है। डिपार्टमेंट आपको कैंपेन के माध्यम से ऑलरेडी बताता है। अब दोस्तों करंट में 25-26 आपका साल चल रहा है तो 25-26 वाला साल 31/3/26 या 30/6/26 भी अगर हम मानेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2022 वाला 21-22 वाला नोटिस आ सकता है अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स 50 लाख तक है, और वहीं पर 19-20 वाला नोटिस दोस्तों फाइनेंशियल ईयर वाला आ सकता है अगर आपने ट्रांजेक्शन्स 50 लाख से ज्यादा करी है। तो ऐसा मत समझें कि आपने तो लेन देन कर लिया और आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और अगर आप एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट, चाहे कैश चाहे ऑनलाइन चाहे जैसे भी करते हैं, और करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट आ जाता है तो ITR भरनी जरूरी हो जाएगी, चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो। यूजुअली ITR भरनी कब जरूरी होती है, 5 तरह की इनकम होती है, सैलरी या पेंशन की, रेंट की, कैपिटल गेन की, बिजनेस की। इन चारों में जो नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर रहे हैं और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी जरूरी है। 60 साल से 80 साल वालों को 3 लाख और 80 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी जरूरी है। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में सभी एज वालों को 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी जरूरी है। सर हमने तो सुना था 12 लाख तक नहीं भरनी है। दोस्तों ये 12 लाख रुपए की लिमिट जो है ये न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स फ्री इनकम की है। अगर आपकी 12 लाख से ज्यादा इनकम है या कोई गेमिंग, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है तब ये लिमिट आपके लिए नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। 5 लाख तक आपका टैक्स फ्री है। नॉर्मल इनकम है तो दोस्तों स्लैब रेट के हिसाब से, स्पेशल इनकम है जैसे कि लॉटरी, गेमिंग वगैरह पर 30% का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो क्या सोल्यूशन आपको करने हैं दोस्तों, रिकॉर्ड रखेंगे ना। अगर आप कैश डिपॉजिट का और कैश विड्रॉल का, ये पैसा कहां से आया, कहां गया, उसका रजिस्टर रखेंगे, उस व्यक्ति का नाम रखेंगे और प्रॉपर ITR भर देंगे। हर साल ITR की जो ट्रांजेक्शन्स है जस्टिफाई हो जाएंगी। बिना बात के लेन देन ना करेंगे,
करंट अकाउंट यूज करेंगे। जो भी आप ये कर रहे हैं दोस्तों, कैश विड्रॉल करके दे रहे हैं, P2P कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई लेन देन कर रहे हैं, उसका प्रॉपर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। साल खत्म होने के बाद एक बार AIS, TIS और 26 जरूर चेक करें, प्रॉपर ITR भरें, पोर्टल को चेक करते रहें। पोर्टल पर आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट रखें ताकि कोई भी सूचना हो तो टाइम से आ जाए। टाइमली कोई नोटिस आ गया है तो उसका रिप्लाई दें। दोस्तों, आपके कोई पर्सनल CA होने चाहिए ताकि कोई भी लेन देन करने से पहले उनसे आप डिस्कस कर पाएँ। ऐसा कोई केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और ये दोस्तों सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो करंट अकाउंट यूज़ करते हैं और अननेसेसरी लेन देन करते रहते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।